Hi everyone, welcome to the lecture 12 in continuation of modern history for civil services and GS. ठीक है, तो till lecture 11 we discussed almost all the aspects. ठीक है, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कौन कौन से रीजनल पावर्स थे. We studied about मैसूर, पंजाब, बंगाल, ठीक है, कार्नाटिक वॉर्स, and after that the policies, आपके चार्टर एक्ट्स वी स्टडीड. देन आफ्टर दैट द डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई, और ज़मींदारी परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी बंदोबस्त, रियटवारी, महलवारी, सारी चीज़ें हमने पढ़ी, राइट. सो वट एवर वी स्टडीड सो फार टिल दिस 1857 रिवोल्ट, उसमें आपको यू कैन गेट एवरी रीज़न, एवरी पॉसिबल रीज़न कि वॉट वेंट रॉन्ग फॉर द इंडियंस, हाउ इट वेंट रॉन्ग फॉर द इंडियंस. ठीक है, एंड यू ऑल कैन एनालाइज ऑन योर ओन दैट जो भी आप एनालिसिस करोगे 1700 ऑनवर्ड, जब से ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, इंडियंस द नेटिव पीपल वर ऑलवेज एट लॉस. ठीक है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, द मर्चेंट, द वेरी फेमस जगत सेठ्स एंड ऑल, or the merchants who were getting the benefits from the British rule. But yes, the common peasant, the common man, the artist, you know, so all those people were suffering. ठीक है, peasants suffer कर रहे थे, आपकी local जो small scale industries थी वो suffer कर रही थी, right? आपके जो art and culture का सामान था वो आपका impact हो रहा था, tribals were getting impacted, so all those things, eventually everything was getting piled up. ठीक है, and they were ready, the natives were ready to have a revolt against the British. ठीक है, and one such the primary time or the primary कहते हैं ना उसको कि बारूद में आग लगाने का काम रिवोल्ट ऑफ 1857 ने कर दिया. मतलब इट गेव अ वेरी फर्स्ट इनिशियल प्लेटफॉर्म एंड इट वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वो आप लिख सकते हो रिवोल्ट ऑफ 1857 में. तो आज के इस लेक्चर में व्हाट विल स्टडी इज, हम पूरा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है तो बेयर विद मी. बट हाँ, इस पूरे चीज़ को एनालाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद आपका प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग सब ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, टॉपिक्स हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड, विल कवर ऑल ऑफ इट. ठीक है, सो ये है आज का क्रोनोलॉजी कह लो या क्या क्या हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली अब स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, देन द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट. इसके अंदर पहला हम मिलिट्री कॉज पढ़ेंगे. मतलब ऑब्वियसली जो सबको पता है कि देयर वाज चेंज इन द वेपन. ठीक है, एक नई गन आई, उसमें सम ग्रीस लोडेड कार्ट्रिज वाज यूज्ड, जो कि यू नो यू हैव टू उसको बाइट लेके उसको लोड करना था, तो उस पर कोटिंग थी. मतलब एंड द कोटिंग वाज वेरी वेरी यू नो इट प्रोवोक द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. मतलब उसको लेके काफ़ी प्रोवोकेशंस हुई, राइट. सो ये मिलिट्री कॉज के अंदर था, राइट. सेकंड वाज योर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. जैसे आपका नॉर्मल पीजेंट्स हो गया, जो आपके नॉर्मल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले थे. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में नंबर वन ऑब्वियसली द एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. इसके अंदर आपका परमानेंट सेटलमेंट, रियटवारी, महलवारी. देन सेकंड वाज योर डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स. एंड थर्ड वाज योर कॉन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री स्टेट्स. तो रेंट फ्री स्टेट्स में आपका सिंपल है कि वो स्टेट जो कि अपनी ओनरशिप को क्लेम करते थे, एंड ब्रिटिश केम अप विद द रूल कि जब तक आप उसका कोई फॉर्मल पेपर नहीं दिखाओगे, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट थे, इसको हम एनालाइज करेंगे. फिर देन सोशियो रिलीजियस, इसका फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सोशियो रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्ट. ठीक है, कैसे डिफरेंट सेगमेंट्स एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज केम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज. देन पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्ट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. उसके बाद कॉज ऑफ मतलब कोर्स ऑफ रिवोल्ट में ये है कि कहाँ से क्या शुरू हुआ, व्हाट वर द टाइमलाइंस, प्राइमरी टाइमलाइंस. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट. इसके अंदर अलग अलग रीजन से, अवध से, कानपुर से, झांसी से, लखनऊ से, राइट, कौन कौन हु ऑल पीपल वर इन्वॉल्व, and मतलब very famous in fact. So prominent leaders of revolt will study. Then obviously the response of British, which will study under suppression of revolt. ठीक है, फिर हम critically examine करेंगे कि what were the causes of the failure of revolt. ठीक है, and lastly the significance of revolt. तो ये हम सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं.
ठीक है। तो ओके, लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट ऑल्सो। इसके बाद जो 1857 के ऑनवर्ड जो हम चैप्टर 13 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, उसमें ऑब्वियसली 1858 ऑनवर्ड जो आप 1947 तक का पूरा टाइम लाइन है वो लेक्चर नंबर 13 से स्टार्ट होगा। उसके अंदर हम अगेन 1857 के बाद जो आपका क्राउन रूल आया परमानेंटली, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हुई, और भी क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए फलाना, वो सब हम पढ़ेंगे फ्रॉम लेक्चर नंबर 13 ऑनवर्ड्स। ठीक है। सो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो ये मैं मिटा दूंगा, यू प्लीज राइट। फर्स्ट पॉइंट, year 1857 in history of India marked the beginning of new era and an end of an existing era. Next, right? It witnessed century-long tradition of fierce, fierce popular tradition to British domination in form of great revolt. In form of great revolt, which nearly swept away the British rule. Next, right? Causes were so woven together, causes were so extremely woven together मतलब जो knitting होती है ना, so causes were so extremely woven together that it is difficult to point out the sequence in which the revolt rose. ठीक है। Next, right? There was competition of circumstances in 1850s, in 1855, 1850s you can write, which did not appear in past nor attended to reoccur in future. ठीक है। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट। ठीक है। इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट में लिखो, नंबर 1, द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मस्केट ब्राउन बेस। ओल्ड मस्केट ब्राउन बेस, ये राइफल थी। ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मस्केट ब्राउन बेस राइफल with the new Enfield rifle, so it got replaced with Enfield rifle for its longer range and greater accuracy provided the immediate reason. Next, right? Sepoys had to load this new rifle after biting off paper on cartridge greased with cow or pig fat. ठीक है। greased with cow or pig fat. ठीक है। तो ऑब्वियसली काउस के लिए, पिग के लिए, इट बोथ मतलब या तो काउ होगा या पिग हो, तो दोनों ही हिंदूज एंड मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। ठीक है। सो ये आपका प्राइमरी और इंस्टिंक्ट जो इमीडिएट रीजन था वो था कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट, राइट? अफेयर ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज प्रोवोक्ड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है। तो अभी हमने इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट का थोड़ा सा बेसिक लिख लिया। अब राइट डाउन मिलिट्री कॉज। ठीक है। सो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, इंट्रोडक्शन, इसको 2A लिख लो, 2B लिख लो। तो 2A के अंदर अब हम मिलिट्री कॉज पढ़ेंगे। सो राइट डाउन। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ बिकॉज आई होप ये लिख लिया होगा। ये पूरा चार्ट है एक तरीके का, जब रिवाइज करोगे तो इन पॉइंटर्स के थ्रू जो भी इन डेप्थ में चीज़ें पढ़ी हैं उसको याद करने में हेल्प होगी। ठीक है।
तो राइट डाउन अंडर इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट, राइट डाउन द फर्स्ट मिलिट्री कॉज, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी पॉइंटर्स हैं तो हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. सो इन दिस इमीडिएट कॉज में फर्स्ट यू कैन राइट मिलिट्री. ठीक है. अब इसके अंदर ए लिख लो. द एनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856. ठीक है. द एनलिस्टमेंट ENLISTMENT ऑर्डर ऑफ 1856. ठीक है. इससे पहले द रिचुअल दैट वी ऑलवेज डू, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एरिया. तो ठीक है. द एनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856. ठीक है. अब इसमें हुआ क्या था, दिस ऑर्डर, इसके बारे में लिख लो. इट मेड ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ सिपॉइज टू गो ऑन ड्यूटी वेर एवर ऑर्डर्ड. इसी के अंदर यू राइट इट लेड द सिपॉइज टू सस्पेक्ट दैट गवर्नमेंट intended to force them all to embrace Christianity. अब पहले क्या बिलीव होता था कि जैसे कि ये इंडिया का मैप है रफली मान लो. ठीक है. सो द बिलीफ वॉज कि एज सुन एज यू लीव योर कंट्री एंड इफ यू क्रॉस द वाटर्स, ठीक है, कहीं भी मतलब कहीं भी ऑर्डर आ गया कि किसी भी कंट्री में जाना है, तो व्हाट द थिंकिंग वाज दैट आप अपनी लैंड को छोड़ के जैसे ही कोई भी रिवर क्रॉस करोगे या कोई वाटर क्रॉस करोगे, आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लॉस्ट कर सकते हो. सो दिस वाज द बिलीफ. ठीक है. तो जब एनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856 केम, तो उसमें सिपॉइज वर वेरी स्केप्टिकल कि विद दिस व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज कि इनको भेजो दूसरी जगह और वहाँ पे इनसे क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कराना है. सो दिस वाज द थॉट ऑफ द सिपॉइज. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. I'll repeat the whole first point. The enlistment order of 1856, and under it you just write, it made it obligatory on part of sepoys to go on duty wherever ordered. It led the sepoys to suspect that government intended to force them all to embrace Christianity. ठीक है. ये था A. B you write, on professional level an Indian sepoy was paid 1/3 the salary of an European sepoy. ठीक है. तो इंडियन सिपॉय यूज टू गेट 1/3 ऑफ यूरोपियन सिपॉय. ठीक है. दिस इज बी. इन कंटिन्यूएशन यू राइट, moreover there was racial discrimination in matters of promotion and Indian sepoy were treated roughly, abused and humiliated. ठीक है. सी, ये अभी हम सारे मिलिट्री के अंदर ही पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना. इन 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड विच विड्रू फ्री पोस्टेज सर्विसेज ऑफ सिपॉय. तो 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया which post office act was passed which withdrew free postage service of sepoy. तो अभी इसमें फंडा क्या था, इफ लाइक इन टुडेज टाइम ऑल्सो इफ एनीवन इज मतलब इंडिया के किसी एक कॉर्नर पे लेट्स से अ सोल्जर इज देयर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड हिज फैमिली इज इन लेट्स से इज इन पंजाब. ठीक है. सो इफ ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद देम, तो वो पहले के टाइम में आप पोस्टेजेस लिखते थे, राइट, छोटी सी चिट्ठी लिखते थे, और उसका पहले कोई प्रोविजन मतलब पहले प्रोविजनिंग ये थी कि सिपॉइज के लिए कोई चार्जेस नहीं होते थे, राइट. तो सिपॉइज इजीली कैन कम्युनिकेट टू एनी वेल विशर्स और हिज फैमिलीज, राइट, विदाउट इवन पेइंग एनी सिंगल पेनी. बट वो जो प्रोविजन था वो ब्रिटिशर्स ने हटा दिया थ्रू दिस 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट. तो इसमें जो भी फ्री सर्विसेज थी वो विड्रू कर ली. ठीक है. दिस वॉज सी. इसके अंदर डी लिखो. अब मेजॉरिटी ऑफ रिक्रूट ऑफ ब्रिटिश आर्मी
majority of recruit of British Army were from other than नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. ठीक है, तो जो ब्रिटिश रिक्रूट्स मतलब ब्रिटिश आर्मी में जो रिक्रूट्स थे वो अवर देन NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. ठीक है, अवर देन NWFP से थे. बट next you write, most of them belong to high caste Brahmin and Rajputs who did not like being treated on par with low caste recruits. ठीक है, तो obviously कास्टिज्म तो था ही अपने हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे. बट जो रिक्रूट्स थे अवर देन NWFP से, दे वर लाइक हाई क्लास ब्राह्मण्स एंड राजपूत. अब ऑब्वियसली इफ़ यू आर एन आर्मी पर्सनल, सिपाही हो तुम, तो इट कुड बी पॉसिबल द अदर पर्सन whom you are sharing your rank or your comradeship, वो हो सकता है तुमसे लोअर कास्ट का हो. तो ये जो कंसर्न था ना, ये पीपल में द पीपल वर गेटिंग वर नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पार्ट कि ठीक है आई एम वर्किंग विद कलीग ऑफ माइन हु बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट. तो ये कंसर्न्स थे. ठीक है, नेक्स्ट राइट आफ्टर डी ई. Due to expansion of British dominion, sepoys were expected to serve in areas far from home without any extra bhattas or allowance. ठीक है, भत्ता BHTTA allowance. ठीक है, तो फंडा क्या था, ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहा था, राइट. अब उसमें if sepoys are getting transfer or getting ordered to get assembled in a new area, तो उसमें उनको एक्स्ट्रा भत्ता मिलना चाहिए था. बट दे वर नॉट गेटिंग दिस एक्स्ट्रा भत्ता और अलाउंस. तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस. ठीक है, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, एनलिस्टमेंट ऑर्डर जिसमें ब्रिटिश कहीं भी किसी भी सिपाही को किसी भी एरिया और कंट्री के पार्ट में जाने के लिए कह सकती है. तो बोथ कैन बी इंटर रिलेटेड. जाने के लिए कह रही है बट भत्ता नहीं दे रही, सिंपल. ठीक है, आफ्टर दिस यू राइट, so we are at A, B, C, D, E, F. In this you write, British military reverses in Afghanistan, Crimea and Persia brought down the prestige of government and generated a spirit of restiveness and seditious belief in the mind of sepoys that British would be forced to quit India. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन पॉलिसी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ब्रिटिश जीतती थी. तो ब्रिटिश मिलिट्री फेस्ड सम डिफीट्स यू कैन से. तो जहाँ से ब्रिटिश ने क्या कहते हैं उसको रिट्रीट करा, दोज वर लाइक अफगानिस्तान, क्रीमिया एंड पर्शिया. तो ब्रिटिश लॉस इन दीज एरियाज started this thought process that yes, one way or the another we can force British to quit our India. ठीक है, तो this was the whole point कि मतलब एक sense of misconception कह सकते हो, because उस टाइम पे nationalism का कोई concept था नहीं. तो yes, people were in belief that sepoys were in this belief that the British would be forced to quit India because they lost in Afghanistan, Crimea and Persia, and they eventually retreated from these places, right? Okay, so ओके, सो दिस वाज द मिलिट्री नंबर 1. अब इसमें सेकंड लिखो, इमीडिएट कॉज के अंदर ही सेकंड में आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, इसके अंदर ए यू राइट एक्सप्लॉयटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. ठीक है, इसके अंदर लिखो A1 करके ऐसे लिख लो, परमानेंट सेटलमेंट ब्रैकेट में जमींदारी बंदोबस्त रेवटवारी महलवारी इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश meant loss of land to landowners and heavy taxation for cultivators. Next, right?
The land revenue assessment under all settlements were heavy and oppressive. Next, right? Taxes were collected even when the crop was fully damaged. Full stop. In such cases, cultivators took loan from money lenders who charged them very high interest rates. Next, right? Economic decline of peasantry, PESANTARY, also found expression in 12 major and minor famines, FAMINES, during 1770 to 1857. 12 major minor famines during 17 ठीक है. अब इसके नीचे ये तो ए था. नाउ बी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट एंड इंडियन इंडस्ट्रीज. ठीक है. डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज. In this, write down B1. Companies traders enjoyed various privileges such as duty-free trade, which made their goods comparatively cheaper than those of Indian traders who have to pay full duties, which eventually made their goods uncompetitive. The belligerents, next right, the belligerents of Indians were reflected in proclamation at Azamgarh on 25th of August 1857. Proclamation at Azamgarh on 25th August 1857. ठीक है, यहाँ तक लिखा. So basically so this proclamation at Azamgarh was nothing but a declaration that all the sections of Indian society had suffered badly under the British rule and thus called for unity against the alien government. ठीक है, मतलब एक तरीके का कह लो कि रिवोल्ट भी नहीं, मतलब होता है ना जैसे ट्रेडर्स अपने बॉयकॉट करने के लिए आज बाजार बंद है. ठीक है, ऐसा डिक्लेरेशन दे दिया है कि भाई जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो कॉमन ट्रेडर्स के अगेंस्ट ही है. सो दे कॉल्ड फॉर अ यूनिटी टू स्टैंड अगेंस्ट द एलियन गवर्नमेंट विच हियर इज ऑब्वियसली योर ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, सो दिस वाज बी. राइट डाउन सी, कॉन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री स्टेट्स. Confiscation of rent free states. ठीक है, इसके अंदर राइट डाउन C1. In 1850s government set up tribunal. In 1850s government set up tribunal to inquire into the title deeds of states of those who had been granted rent free tenure. सिंपल है, अगर आपके पास लैंड की ओनरशिप है तो आपके पास कागज़ होने चाहिए. ठीक है, और ये उनकी टाइटलमेंट डीड को चेक करा गया था जिनको रेंट फ्री स्टेट्स का रेंट फ्री टेन्योर मिला हुआ था. राइट, सो आई विल रिपीट द फर्स्ट पॉइंट. इन 1850s गवर्नमेंट सेट अप ट्रिब्यूनल टू इंक्वायर इनटू द टाइटल डीड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ दोज हु हैड बीन ग्रांटेड रेंट फ्री टेन्योर. नेक्स्ट राइट, from 1852 to 1857 the Enam Commission
From 1852 to 1857, the Inam Commission pronounced sentences of confiscation of states on 20,000 केसेस जो रजिस्टर हुए थे, उन सब के मिला के जो स्टेट्स थी वो सारी कन्फिस्केट हुई अंडर द इनाम कमीशन. ठीक है. So I'll repeat this point. From 1852 to 1857, the Inam Commission pronounced sentences of confiscation of states on 20,000 cases brought before it. The ones, next right, in continuation, the ones to suffer the most were the Maulvis, 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 and Ulemas. ठीक है. The ones to suffer the most were the Maulvis and the Ulemas, who had enjoyed rent-free tenures for maintenance of religious services. ठीक है. ठीक है, for the maintenance of religious services, and eventually this hurt them the most, and then they played the very active role in the revolt. ठीक है. So second we studied that the economic exploitation. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्ट. ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, सोशियो रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्ट. ठीक है. In this you write, British system, which was identified by policy of social reform to a degree, created an ambivalence, created an ambivalence ambivalence among people towards old orthodox order of Indian society. But Indians were put off by bad faith of an alien government, its rudeness and its arrogance. ठीक है. In this you write down the next point. The British openly disregarded Hindus and Muslims and called them barbaric and bigots. देख रहे हो विनोद, हमारे देश में आके है हमें ही बारबेरिक एंड बाइगॉट बोल रहे हैं. शाबाश. नेक्स्ट राइट. फर्दर promoting the activities of Christian missionaries further fueled the fire. Next right. In 1850, introduction of Religious Disability Act. 1850 Religious Disability Act, which tried to modify many Hindu customs, was highly contested by Indians. ठीक है. Next heading, political background of revolt. Political background of revolt. ठीक है. In this you write, company made various annexation under Wellesley subsidiary alliance and Dalhousie doctrine of lapse. ठीक है. Company made significant annexations under Wellesley subsidiary alliance, Wellesley subsidiary alliance and Dalhousie doctrine of lapse. ठीक है. Next right. With these two
they annexed many territories, and some of the examples are Satara 1848, Jaipur and Sambalpur and Jaipur 1849, भगत एज एन एग्जाम्पल है, लिख लोगे तो सही रहेगा, 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 एंड नागपुर 1854। ठीक है, अच्छा इसमें चाहो तो डेलहाउसी ने ना 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंप्लीमेंट करी थी इंडिया में, उसको चाहो तो लिख लो, एक छोटे से डिब्बा बना लो यहाँ पे। डेलहाउसी ने ना ट्रेन लाया था इंडिया में, और दूसरा था टेलीग्राफ जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो डेलहाउसी का थोड़ा हेडिंग लिख के पहला लिख लो, डेलहाउसीज कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया, ऐसे करके लिख लो, डेलहाउसी कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया। नंबर 1 वॉज रेलवे लाइन 1853, द वेरी फेमस रेलवे लाइन 1853, ये तो सबको पता होगा, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, एंड द सेकेंड वॉज टेलीग्राफ लाइन वॉज सेटअप, ठीक है, सेटअप ऑफ टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, डेलहाउसी के बारे में लिख लो, कभी प्रीलिम्स में छोटा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, सो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर ही सेकंड पॉइंट में हमने एरियाज डिफाइन करे थे। ठीक है, तो ये फन है, ये सेकंड है। थर्ड लिखो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज किंगडम्स एंड वास्ट स्टेट्स इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी वाज कैरिड आउट विद इम्प्यूनिटी। ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट यू राइट, मुगल एम्परर वाज रिड्यूस्ड टू स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, फुल स्टॉप, अवध एंड पंजाब both were annexed in the defiance of treaty rights. Next, right, the last of Peshwa Nana Sahib recognition was also denied. ठीक है, तो मुगल चले गए, अवध के रूलर्स, देन यू पंजाब रंजीत सिंह जो थे, मराठास में नाना साहिब थे, उनका जो टाइटल था उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। ठीक है, तो 4 पॉलिटिकल एरियाज तो आपके टिप्स पे हो गए। ठीक है, एंड लास्ट यू राइट इन दिस पॉइंट ओनली, मतलब इन दिस टॉपिक ओनली, लास्ट यू राइट, एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इल विल एंड पॉपुलर डिसकॉन्टेंट वॉज द रेसिड्यू ऑफ दिस होल सेल हेट्रेड ऑफ नेटिव रूलर्स एंड नेटिव स्टेट्स। ठीक है, आफ्टर दिस यू राइट कोर्स ऑफ द रिवोल्ट और द टाइमलाइंस, या फिर जो भी कोर्स ऑफ रिवोल्ट लिख लो। ठीक है, पिक्चर बन जाएगी इससे पूरी माइंड में कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, सो गिव द हेडिंग, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। दिस यू राइट, नंबर 1, ऑन 2nd Feb 1857 19th Bengal Infantry at Berhampur refused to use new rifle and was disbanded in March the same year. ठीक है, इसमें 1 2nd Feb 1857 19th Bengal Infantry of Berhampur on 2nd Feb 1857 19th Bengal Infantry at Berhampur refused to use new rifle and was disbanded in March the same year. ठीक है, ये पहला इंसिडेंट था। सेकेंड इंसिडेंट अगेन ऑन 29th March 1857 29th March 1857 in Barakpur near Calcutta, sepoy of 34th Native Infantry refused to use greased cartridge. In Barakpur near Calcutta, the 34th
या 19 थी या 34th इन्फेंट्री, रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिज, ठीक है। तो बरकपुर नियर कैलकाटा 34th इन्फेंट्री में से ही एक फेमस थे मंगल सिपॉय, मंगल पांडे, ठीक है। 34th इन्फेंट्री तक लिख लिया। उसके बाद लिखो, मतलब ये पॉइंट था आपका, अगेन ऑन 29 मार्च 1857 इन बरकपुर नियर कैलकाटा सिपॉय ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री रिफ्यूज टू यूज ग्रीस कार्ट्रिजेस। नेक्स्ट यू राइट, वन यंग ब्राह्मण सिपॉय, मंगल सिपॉय और मंगल पांडे, वट एवर यू वांट टू राइट, वेंट वन स्टेप अहेड एंड किल्ड वन ऑफ हिज यूरोपियन ऑफिसर, ठीक है। भाई साहब ने गोली मार दी, किल्ड यूरोपियन ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट राइट, मंगल पांडे और मंगल सिपॉय, ही वॉज ओवर पावर्ड एंड हैंग्ड एंड हिज रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड, ठीक है। सो नेक्स्ट राइट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे में, द रियल आउटब्रेक इज बिलीव्ड टू बी द म्यूटिनी ऑफ सिपॉइस एट मेरठ, बहरामपुर, बरकपुर एंड देन मेरठ, ठीक है। I'm repeating the third point. Real outbreak is believed to be the mutiny of sepoys at Meerut. Full stop. Next right. Earlier on 23rd April, native cavalry refused to use the grease cartridge. Next right. They were tried by court-martial and sentenced hard labor for 10 years. ठीक है, कोर्ट मार्शल हो गया और 10 साल के लिए फोर्स्ड या फिर हार्ड लेबर्स की सजा मिली। नेक्स्ट राइट, फोर्थ, ऑन May 9th सेंटेंस वॉज promulgated before the whole garrison. The mutinians were stripped of their uniform and they were marched, M-A-R-C-H-E-D, marched to jail. Full stop. Next day, Sunday 10th में, सिपॉयज म्यूटिनीड, MUTINIED, ठीक है, बगावत छेड़ दी उन्होंने। नेक्स्ट राइट, देयर फर्स्ट एक्ट वॉज टू रिलीज देयर फेलो सिपॉयज फ्रॉम जेल्स हु वर सून टू बी ज्वाइंड बाय द सोल्जर्स ऑफ नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। मतलब जेल तोड़ी, अपने साथियों को रिहा करा एंड देन दे रैन टूवर्ड्स दिल्ली। तो नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, रीचिंग दिल्ली ऑन May 11th, म्यूटिनियंस क्लेम्ड बहादुर शाह सेकंड, मतलब उस टाइम के मुगल रूलर, ठीक है। 5th पॉइंट है बहादुर, इसको ना 4 के अंदर आपका पूरा 23 अप्रैल वाला पॉइंट, 9 मई वाला पॉइंट खत्म होता है, 10 मई वाला भी होता है, ठीक है। 5वां लिख लो, 5th पॉइंट। रीचिंग दिल्ली ऑन May 11th, म्यूटिनियंस क्लेम्ड बहादुर शाह सेकंड एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान एंड आफ्टर दिस, कि भाई यही हमारे प्रिंस हैं या किंग हैं, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, एंड आफ्टर दिस एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली यूरोपियंस इन दिल्ली वर मैसेकर्ड बाय द नाइट, ठीक है। 6th पॉइंट, वेरी सून रिबेलियंस स्प्रेड टू लखनऊ, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीजन्स को बात करेंगे। सो LKO लखनऊ, देन यू हैड इलाहाबाद और इन टुडेज टाइम प्रयागराज, ठीक है, कानपुर, झांसी, बरेली, बंगाल एटसेट्रा, ठीक है। ETC है ये, कुछ और मत समझना, लो सही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये था आपका कोर्स ऑफ रिवोल्ट पूरा। राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट।
prominent leaders of revolt. Prominent leaders of revolt. ठीक है. So in this, write down first Delhi. Number 1, at Delhi, nominal and symbolic leadership belonged to the Mughal Emperor Bahadur Shah, and the real command was under General Bakht Khan. ठीक है. Emperor Bahadur Shah and command was under General B.A.K.H. Bakht Khan. Second, you write at Kanpur. So this was in Delhi. ठीक है. Kanpur. Natural choice was Nana Sahib, the adopted son of last Peshwa Bajirao II. ठीक है. He refused the family title. मतलब फुल स्टॉप लगा के आगे लिख सकते हो कि मराठा रूलर कानपुर में क्या कर रहे थे. तो यू कैन राइट ही रिफ्यूज द फैमिली टाइटल एंड वैनिश्ड फ्रॉम द पुणे एंड वाज लिविंग नियर कानपुर. थोड़ी सी हिस्ट्री लिख लो, काम आएगी रिलेट करने में. ठीक है. तो यहाँ कानपुर में आपके नाना साहिब ठीक है, हु वाज द लास्ट अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड. थर्ड लिखो. दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ LKO. This you write Begum Hazrat Mahal took over the rights. Begum Hazrat Mahal took over the charge at Lucknow. Her son Bijris Kadir, in case her son Bijris Kadir was proclaimed Nawab, and her son Bijris Kadir was proclaimed Nawab, and regular administration was organized with the help from Hindus and Muslim officers. ठीक है. तो LKO कानपुर एंड दिल्ली हो चुका है. फोर्थ यू राइट बरेली. At Bareilly, a former descendant Khan Bahadur of Rohilkhand ruler was placed in command. ठीक है. Former descendant Khan Bahadur of Rohilkhand ruler was placed in command. So I'll repeat the fourth point. At Bareilly, a former FORMER DESCEDENT Khan, a former descendant quotes Khan Bahadur quotes close of Rohilkhand ruler was placed in command. ठीक है. फिफ्थ बिहार. In Bihar, the revolt was led by Kunwar Singh, a zamindar. कुंवर लिख सकते हो. कुंवर सिंह, a zamindar. He was a zamindar of Jagdishpur. बिहार में कुंवर सिंह थे, who was a zamindar of Jagdishpur. About him you can also write an old man. He was an old man in his 70s and he held grudge against the British who deprived him of his state. ठीक है. Sixth you write Maulvi Ahmadullah of Faizabad. Maulvi Ahmadullah of Faizabad.
Maulvi Ahmadullah of Faizabad was the outstanding leader of revolt. In this only you write about him. He was the native of Madras and had moved to Faizabad. ठीक है. And seventh you write the very famous Rani Lakshmi Bai of Jhansi. The outstanding leader of revolt was Rani Lakshmi Bai of Jhansi, who assumed leadership of sepoys at Jhansi. She was joined by Tantia Tope. ठीक है. Rani Lakshmi Bai, and she was accompanied with, obviously you can write Jhansi, and she was accompanied by Tantia Tope, a class associate of Nana Sahib. ठीक है, इसमें लिख लो associate of Nana Sahib. ठीक है. तो ये तो पूरा आपका प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट हो गए. अब हमने तो बहुत खेल लिया, अब ब्रिटिश भी तो खेलेंगे. सो नेक्स्ट हेडिंग यू राइट सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट. ठीक है. सो यहाँ 7 रीजन्स के अंदर हमने लीडरशिप डिस्कस कर ली. ठीक है. राइट डाउन सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट. In this you write, more than a year of struggle against the heavy odds, Rani Lakshmi Bai and Kunwar Singh escaped the vengeance of British and got martyred. ठीक है. Kunwar Singh first, Kunwar Singh and Rani Lakshmi Bai got martyred. ठीक है. Second you write, Bahadur Shah was imprisoned and exiled to Rangoon where he died in 1862. तो जो मुगल भाई साहब थे उनको तो ब्रिटिशर्स ने लपेट लिया. ठीक है. बहादुर शाह exiled to Rangoon and he died in 1862. ठीक है. 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. 1858 तक ब्रिटिश ने कंट्रोल लेना स्टार्ट करा. 4 साल के बाद बहादुर शाह तो निकल लिया. ठीक है. थर्ड यू राइट, बेगम हजरत महल एंड नाना साहिब फ्लेड टू नेपाल. ठीक है. तो कानपुर एंड लखनऊ. सो बेगम हजरत महल एंड नाना साहिब फ्लेड टू नेपाल. ठीक है. बेगम हजरत महल ऑब्वियसली LKO कानपुर. ठीक है. फ्लेड टू नेपाल. नेक्स्ट राइट फोर्थ, तांत्या तोपे वॉज हैंग्ड इन April 1859. रानी लक्ष्मीबाई गॉट मार्टर्ड. ठीक है. एंड तांत्या तोपे वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड. तांत्या Tope was hanged in 1859, April 1859. ठीक है. मौलवी अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद थे, ही 6 point, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, who was from Madras and he was living in Faizabad. So you can write about him. Maulvi Ahmadullah was killed by a pro-British Raja in Shahjahanpur in June 1858. So 1, 2, 3, 4, 5. Maulvi Ahmadullah was killed by pro-British Raja / King in Shahjahanpur. कब मरा? जून 1858. ठीक है.
So this was the suppression of revolt. So the second last heading you can write causes of failure of revolt. ठीक है, ये तो नॉर्मल सिंपल पॉइंटर्स हैं, ये तो नॉर्मल समझ जाओगे आप लोग. सो इन दिस राइट डाउन द वेरी फर्स्ट, रिवोल्ट डिड नॉट एम्ब्रेस्ड एंटायर कंट्री. ठीक है, आप एरिया से पता लगा सकते हो कि सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में ही ये कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड था. ठीक है, सो जस्ट अ मिनट. मेन हेडिंग तो टाइम नहीं. ठीक है, सो इन दिस यू राइट causes of failure of revolt. In this, number 1, revolt did not embrace entire country. Revolt did not embrace entire country. Next, right. Second, lack of support from various sections of society. Full stop. Particularly from rulers. ठीक है, ऑब्वियसली हर जगह से सपोर्ट नहीं मिला था, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो पर्टिकुलरली रूलर्स, मर्चेंट्स, जमींदार्स, मतलब हुवर प्रो ब्रिटिश, उनसे नहीं मिला. एंड एजुकेटेड इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंसिया लिख लो, मतलब पढ़े लिखे सेक्शन से नहीं मिला. थर्ड, रिवोल्ट वॉज पैरोकियल इन आउटलुक, मतलब एक तरीके का कि आर्म्ड रिबेलियस टाइप था. अभी आप इसको और आने वाले टाइम में जब हम महात्मा गांधी के जो मोड था रिवोल्ट का, उसको कंपेयर करोगे ना, सो वी कैन ईजिली कम टू दिस कंक्लूजन कि आज़ादी पाने के लिए प्राइमरी आप कभी भी आर्म्ड रिबेलियन का सपोर्ट नहीं ले सकते. आर्म्ड रिबेलियंस आर वेरी इफेक्टिव बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आर्म्ड रिबेलियन में यू ऑलवेज हैव दिस कंक्लूजन कि जिन्होंने रिवोल्ट रेस कराए ना, दे हैव, आई मीन द स्टोरी कैन बी टिल्टेड इन अ वे कि आर्म्ड रिबेलियन हुआ इसलिए हमने और बुरी तरह ऑपरेशन करा. बट आने वाले टाइम में जब हम लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, उसमें द प्राइमरी रीज़न वाई महात्मा गांधी चोज योर सत्याग्रह एंड अहिंसा वॉज दैट उसमें ब्रिटिशर्स को जो भी रिटेलिएट वो करते, अगर वो वायलेंस का सपोर्ट लेते हैं तो वो किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं होता. बट यहाँ जो भी आर्म्ड रिप्रेसिव मेजरमेंट्स ब्रिटिश ने लिए वो 100% जस्टिफाई करते हैं. ठीक है, तो कभी भी आप देखोगे तो रिवोल्ट या कोई भी एक सोसाइटी चेंजिंग एक्टिविटी या एक्शन प्लान होता है ना, वो जितना आर्म्ड एंड एम्यूनिशन के बेसिस पे होगा वो उतनी ही जल्दी इफेक्टिव होगा, बट बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए होगा. मतलब ग्राफ बनाओ तो एकदम से होगा बट तुरंत ही वो डिक्लाइन भी हो जाएगा, बिकॉज उसका जो सप्रेशन है ना वो उसी इंटेंसिटी से आएगा. बट लॉन्गर पीरियड के लिए ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा. ठीक है, ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि ये आर्म्ड रिबेलियन एंड ये हमारे MKG मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, ये फ़र्क है. ठीक है, सो इन थर्ड पॉइंट यू कैन राइट रिवोल्ट वॉज पैरोकियल इन आउटलुक, PAROCHIEL. नेक्स्ट राइट फोर्थ पॉइंट, पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग रिबेल्स वॉज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर. ऑब्वियसली अब इतने सारे लीडर्स हैं अलग अलग एरियाज के, तो कोऑर्डिनेशन तो कुछ है नहीं. नेक्स्ट राइट, सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश रिसोर्सेज, एग्जाम्पल टेलीग्राफ. ठीक है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली दे वर सुपीरियर, एन एग्जाम्पल वॉज टेलीग्राफ. ठीक है, टेलीग्राफ सर्विसेज केप्ट कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इन्फॉर्म्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ रिबेल्स. एंड लास्ट पॉइंट अंडर कॉजेज ऑफ फेलियर यू कैन राइट नीदर द लीडर nor the sepoys were inspired by high idea of nationalism. ठीक है, जो प्राइमरी रीज़न था वो ये इतना था कि ब्रिटिश को हमें हराना है, बट ब्रिटिश को हराने के साथ ये रीज़न नहीं था कि वी कैन ऑप्ट फॉर नेशनलिज्म, बिकॉज एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. दे जस्ट वांटेड कि भाई कोई एलियन गवर्नमेंट हमें रूल कर रही है, हमें इसको हटाना है. ठीक है, तो बिगर पिक्चर किसी की अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी, सो ऑब्वियसली यू कैन राइट द लैक ऑफ नेशनलिज्म. ठीक
ठीक है. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवोल्ट. ठीक है, ये ग्राफ तो थोड़ा वैसे ही बना दिया मैंने, इधर ही बता देता हूँ, छोटा सा ही है, 2 लाइनर का है. ये कंटेक्स्ट दे देगा बेसिकली आपको जो अभी तक हमने पढ़ा, और आने वाले क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसका कंटेक्स्ट मिल जाएगा आपको इससे. ठीक है, सो यू जस्ट राइट सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट. ठीक है, इन दिस यू राइट फर्स्ट पॉइंट, दो इट वॉज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इवन इन इट्स फेलियर इट सर्व्ड ग्रेटर पर्पस. ठीक है, ग्रेटर पर्पस ऐसे कि छोटे लेवल पे ही सही, कंसंट्रेटेड लेवल पे ही सही, बट एक यूनिटी वॉज देयर एंड द इंटेंशन टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज शोकेस्ड. ठीक है, सेकेंड वॉज ब्रिटिश ऑल्सो केम टू देयर सेंसेस कि बॉस अभी कंट्रोल कर लो वरना बहुत मारेंगे. ठीक है, दे केम टू देयर सेंसेस कि with the existing policies or the existing behavior they can't further expand their territories the way that they wanted. ठीक है, तो इसमें पहला लिख लो, though it was an unsuccessful attempt even in its failure it served great purpose. Next you write, it implanted the seeds of nationalism and anti-imperialism which further will be going to guide the national movement. ठीक है, so with this we come to our conclusion for today's lecture. ठीक है, after this from the next lecture onwards we'll study about जो different charter acts update हुए, changes हुए, and British response, the कैसे अब 100% crown rule was implemented in India. ठीक है, अच्छा एक पॉइंट रह गया इसमें, वो पॉइंट ये था कि सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट के अंदर हमने जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करा बहादुर शाह का. ठीक है, अब मुगल रूलर था तो इसको तो एग्जाइल कर दिया था रंगून में, बट इसके जो सक्सेसर्स थे, ठीक है, तो इसके सक्सेसर्स में इसके 3 बच्चे थे, 3 चाइल्ड्स. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड टू देम वाज व्हेन ही वाज एक्साइल्ड टू रंगून, ब्रिटिश ऑफिसर हडसन stripped and shot his 3 childs at head. मतलब पहले तो नंगा करा, फिर सिर में गोली मारी हडसन ने, ब्रिटिश ऑफिसर हडसन, एंड द हडसन वाज द सेम पर्सन हु कैप्चर्ड बहादुर शाह एंड एक्साइल्ड हिम टू, मतलब कैप्चर करा था, बाकी तो आगे जो भी प्रोसेस थे वो इनका फेक जो दिखा हुआ होता है कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं, बट येस the officer who arrested Bahadur Shah, his name was Hudson, and he was the same person who stripped and shot the 3 kids of Bahadur Shah at head. ठीक है, so एक छोटा सा मतलब लिख लेना, this shows the how civilized Britishers were. ठीक है, sarcasm है, समझ लेना. So at last we discussed the significance of revolt, and with this we come to the conclusion. I hope you understand the whole revolt of 1857. नोट्स भी हैं, पॉइंटर्स भी हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से डेटा भी है, मेंस के हिसाब से डेटा भी है. सो जाके पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक रेफर करो, इसके बाद तो चीज़ें बहुत कॉन्क्रीटली समझ में आ जाएंगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन पढ़ते रहो एंड थैंक यू.